वो है हीमल सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्म्स। तो हम इसमें जो है वो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखेंगे एकाइनोडर्म्स का कि वो किस तरह का होता है। यानी जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है ना एकाइनोडर्म्स के केस में, उसको हीमल सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो हीमल सिस्टम जो अगर हम एकाइनोडर्म्स का देखें तो इसमें कुछ सिलोमिक पार्ट्स पाए जाते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करवाया जाता है। जैसे हमारे अंदर ब्लड जो है आपको पता है गैसेस का डिफ्यूजन करता है या न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन अकाइनोडर्म्स के अंदर हम देखें तो इसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बजाय हीमल सिस्टम का नाम देते हैं, जो कि स्टार फिश के केस में क्या होता है, पुअरली डिवेलप्ड होता है। यानी स्टार फिश के अंदर जो है हीमल सिस्टम इतना वेल डिवेलप्ड नहीं है, यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इतना अच्छा डिवेलप नहीं हुआ होता है। और इसीलिए फिर सर्कुलेशन जो होती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, वो भी उसके अंदर ना होने के ही बराबर होती है, बहुत कम होती है हीमल सिस्टम के अंदर। तो अब हीमल सिस्टम जो होता है ना, इसमें कुछ छोटी छोटी फ्लूइड फील्ड कैविटीज पाई जाती हैं जिनको साइनस चैनल्स कहा जाता है। तो वो साइनस चैनल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर कोई भी प्रॉपर लाइनिंग नहीं होती जैसे हमारे अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर लाइनिंग होती है। और ये जो हीमल चैनल्स होती हैं ये आपस में फिर इंटर कम्युनिकेट कर रही होती हैं और ये इसीलिए ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं मानी जाती हैं। तो ये इंटर कम्युनिकेटिंग स्पेसीज होती हैं, छोटे छोटे कुछ खला होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उनको हम हीमल सिस्टम का नाम दे रहे होते हैं। तो ये हीमल सिस्टम जो होती हैं ये स्पेशल जो होती हैं, इनके अंदर एक्सटेंशंस पाई जाती हैं सिलोम की, जिनको पेरी हीमल स्पेसीज कहा जाता है या पेरी हीमल सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हीमल सिस्टम जो होता है इन केस ऑफ अकाइनोडर्म्स, इसमें क्या होता है, स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं टिश्यूज के दैट एनसर्कल एन अकाइनोडर्म, जो पूरे काइनोडर्म को घेरे हुए होते हैं नियर द रिंग केनाल। तो रिंग केनाल के साथ साथ भी होते हैं कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं मास्कुलर सिस्टम के, और वो हर आर्म के अंदर जो होते हैं वो रेडिएट कर रहे होते हैं साथ साथ रेडियल केनाल्स के साथ साथ। तो इसके अंदर फिर देखें ना, जो रिंग केनाल के साथ टिश्यूज फैले हुए होंगे, ये जो रिंग केनाल आपने कल देखी थी, तो वो वाले जो हैं उनको ओरल हीमल रिंग का नाम दिया जाएगा। तो ओरल हीमल रिंग के साथ साथ जो सेप्टम्स होते हैं उसमें हाइपोन्यूरल साइनस फिर आ जाते हैं या दूसरे इस तरह की स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। तो उसके बाद फिर एबोरल हीमल रिंग इसमें होती है, और एबोरल हीमल रिंग के साथ साथ हीमस जो हीमल होता है प्लेक्सस भी पाए जाते हैं कुछ, यानी उसका नेटवर्क पाया जाता है जो कि इनके अंदर फैला हुआ होता है रिंग्स के साथ साथ इसके जो होते हैं आर्म्स, उनके साथ फिर आगे एक्सटेंड कर रहा होता है। तो हीमल प्लेक्सस जो होता है वो इनकी एक्सियल ग्लैंड के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो एक्सियल ग्लैंड जो होता है इसको ओवाइड ग्लैंड या ब्राउन ग्लैंड भी कह दिया जाता है, सेप्टल ग्लैंड भी इवन इसको कहा जाता है। और ये भी इस सिस्टम का हिस्सा होता है, और ये काफ़ी डार्क इलोंगेटेड एक मैस होता है स्पॉन्जी टिश्यू का, जो कि इनकी पूरी की पूरी स्टोन के नाल के साथ साथ एक्सटेंड कर रहा होता है। यानी एक्सियल ग्लैंड ग्लैंड क्या होता है, इनकी स्टोन के नाल जो आपने कल देखी थी मेड्रिपोराइट के साथ, उसके साथ पाया जाता है। और इसकी जो ल्यूमन होती है वहाँ पे हीमल प्लेक्सस कुछ पाए जाते हैं जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं छोटी छोटी वेसल्स के साथ। तो इस तरह से वो छोटी छोटी जो कॉन्ट्रेक्टाइल डॉर्सल या टर्मिनल सैक्स होती हैं या वेसल्स होती हैं वो मेड्रिपोराइट के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो फिर इसमें यानी वेसिकल्स कुछ आ जाती हैं प्यूला के साथ साथ, स्टोन केनाल के साथ साथ। तो हीमल प्लेक्सस जो होता है एक्सियल ग्लैंड का, उसको हार्ट ऑफ स्टारफिश कहा जाता है। ठीक है ना। तो इनका जो एक्सियल ग्लैंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका जो हीमल प्लेक्सस होगा ना, इसके अंदर जो यानी कि एक जाल सा होगा बना हुआ, उसको स्टारफिश का ही हम क्या कह देते हैं, हार्ट कह देते हैं। तो एक्सियल ग्लैंड जो होता है इसका फंक्शन अगर हम देखें तो वो प्रॉपर अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता चला है कि एक्सियल ग्लैंड इनके अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, या हीमल सिस्टम जो होता है इसका कोई प्रॉपर अभी तक जो वेल डेवलप्ड फंक्शन है वो साइंटिस्ट के सामने नहीं आया। और अगर हम स्टूडेंट्स हीमल सिस्टम की बात करें कि ये बना कहाँ से है, तो ये सिलोमिक जो इनकी होती हैं सिलोम जो होती है यानी कि जो बॉडी कैविटी होती है वहाँ से ओरिजिनेट करता है। और इसमें क्या होता है कि ये फ्लूइड्स की सर्कुलेशन कैसे करवाता है, विद दी हेल्प ऑफ सीलिया, जो इसकी चैनल्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी सीलिया इसके अंदर होते हैं जो इसकी चैनल्स को इंटर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और हीमल सिस्टम का जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि फंक्शन साइंटिस्ट को अभी तक इतना प्रॉपर नहीं पता है कि इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर क्या काम करता है। लेकिन शायद साइंटिस्ट का अंदाजा है कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारा ब्लड न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करता है उनको एब्जॉर्ब करने के बाद, तो ऐसे ही इनके अंदर भी हो सकता है कि इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको डाइजेस्टिव ट्रैक से एब्जॉर्ब करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम किसका है, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किसका है, इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या हीमल सिस्टम का हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो इसका फंक्शन सपोज किया जाता है वो ये है कि शायद ये लार्ज मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट करता है, या सिलोमोसाइट्स की ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपने देखा था ना कल के इनमें टीडमैन बॉडीज पाई जाती थी जो रिंग के नाल के साथ होती थी लगी हुई, और वो टीडमैन बॉडीज जो थी वो फैगोसाइटिक सेल्स पैदा कर रही होती थी जिनको सिलोमोसाइट्स कहा जाता है। तो इनके सिलोमोसाइट्स क्या सेल्स करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वो सेल्स होते हैं जो एनगल्फ करते हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं किसको, वेस्ट पार्टिकल्स विद इन द बॉडी।
तो ये इनकी डेफिनेशन है सिलोमोसाइट्स की, कि ऐसे सेल्स जो एनगल्फ भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं वेस्ट पार्टिकल्स को विद इन द बॉडी, उनको सिलोमोसाइट्स कहा जाता है। तो अब देखें कि ये सिलोमोसाइट्स को भी ट्रांसपोर्ट करवाने में किसका सिस्टम का रोल हो सकता है, हीमल सिस्टम का या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का इन केस ऑफ एकाइनोड्रम्स। तो अब अगर हम हीमल सिस्टम देखें सर्कुलेशन के हवाले से स्टारफिश के केस में, तो तकरीबन इनका जो हार्ट होता है वो मैंने आपको बताया ना कि इनके अंदर जो रिंग सी एक पड़ी होती है उसको हार्ट का नाम दे दिया जाता है। तो इनका हार्ट बीट बड़ा स्लो मूव कर रहा होता है, तकरीबन 6 बीट्स पर मिनट साइंटिस्ट बताते हैं कि वो इतना थोड़ा सा जो है वो बीटिंग कर रहा होता है इनका हार्ट। तो इस तरह से फिर वो जो अगर इतनी स्लो बीटिंग हो रही तो इट मीन्स कि अब प्रॉपर इतना तो नहीं होगा कि इतनी तेजी से जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, या इतनी तेजी से न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट होगी, या सिलोमोसाइट्स इतनी तेजी से लेके जाएगा। तो इसीलिए उसकी जो स्लो कंट्रैक्शन है या पल्सेशन है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इतना कोई प्रॉपर एफिशिएंट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम नहीं है। जैसे एफिशिएंट हमारे अंदर है ना कि हमारा हार्ट आपको पता कितनी दफा बीटिंग कर रहा होता है, 70 प्लस या 70 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, लेकिन इनमें देखें कितना थोड़ा सा बीटिंग हो रही, जस्ट 6 बीट्स पर मिनट है। तो इसलिए ये इतना एफिशिएंट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं माना जाता, ना इसी इसको इतना एफिशिएंट माना जाता है कि ये गैसेस एक्सचेंज करवाने में या दूसरे कामों में रोल प्ले कर सकता है। तो ये था जी इनका हीमल सिस्टम, जिसमें अब आप ये देखें स्टूडेंट्स कि ये एबोरल हीमल रिंग आप देख रहे हैं, पाइलोरिक हीमल रिंग, तो इस तरह से ये रिंग्स बनी हुई हैं जिनके अंदर इनका ये जो ब्लड लाइक यानी फ्लूइड जो होता है वो मूव कर रहा होता है। और गैस्ट्रिक की ये हीमल रिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेरी हीमल रिंग, तो इस तरह रिंग्स की बेशुमार बनी हुई माउथ के पास। ये ओरल हीमल रिंग है, तो ब्लड की यानी कि ये रिंग्स हैं। फिर इस तरह से ये एक्सियल ऑर्गन ये वाला है स्टूडेंट जिसका मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। तो इस एक्सियल ऑर्गन को ही जो है वो किसी हद तक जो है वो ब्लड का यानी कि जो है वो माना जाता है कि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने में रोल प्ले कर रहा होता है। और ये रिंग कैनाल है, ये डॉर्सल सैक है। तो इस तरह के इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट सर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है जी। सर ये क्लास कंबाइन तो नहीं हो रही, या गलती से सेंड हो गया सर, मैं तो जोलॉजी का हूँ। नहीं नहीं, ये कंबाइन नहीं है स्टूडेंट्स, आप जो है वो उसको वहाँ से जो है आप नहीं ज्वाइन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुझे जोलॉजी का लिंक लेना पड़ा है ना, केमिस्ट्री का वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ख़राब आ रहा था, ठीक है, ठीक है इसमें सर, रिकॉर्ड एक का ऑप्शन नहीं था। तो मुझे लगा शायद। तो इसी वजह से फिर हुआ है। अगर वैसे आप अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो लेकिन है ये केमिस्ट्री की ही क्लास पे ओनली हो रही। ओके, तो इसके बाद ये देखें तो मेंटेनेंस फंक्शंस एस्टिराइडिया में अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो इसमें बेशुमार हम मेंटेनेंस फंक्शंस इनके देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्लास एस्टिराइडिया जो है इसमें स्टार फिश जो है वो आपको पता पाई जाती हैं। तो स्टार फिशेस की भी कई वैरायटीज़ हैं। तो स्टार फिश का आपने कल आपको याद होगा कि वीडियो आपने स्टूडेंट्स देखी थी जिसमें हमने स्नेल्स को वो देखा था कि ये किस तरह से क्लास बाइवाल्विया को सॉरी किस तरह से खा रहे होते हैं। तो आपने वो जो वीडियो थी उसमें देखा था कि कैसे ही अपने स्टमक को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, और बाइवाल्स के अंदर क्या होता है कि उसका वो सर्च कर रहे होते हैं कि कहाँ से भी कोई भी पॉइंट जो है वो इन्हें नजर आए, और उसके अंदर वो क्या करें अपने उसको घुसा दें जो इनके होते हैं स्टमक की बारीक सी मेम्ब्रेन। यानी इनका स्टमक पैराशूट की तरह क्या होता है कि उसके होल के अंदर घुस सकता है, दोनों बाइवाल्विया शेल्स के अंदर, और क्रस्टेशियंस के अंदर भी, पोलिकीड्स के अंदर भी, कोरल्स के अंदर भी, डेट्राइटस जो होता है या इसके अलावा उसको भी फीड ये करते हैं, या बहुत सारी दूसरी फूड आइटम्स को भी। तो जब उसके अंदर चले जाएगा, खासतौर पे बाइवाल्विया को ये बड़े शौक से खाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर मसल, सॉरी मेरीन मसल्स जो होते हैं। तो उसमें फिर क्या करते हैं, ये जब अपना स्टमक उसके अंदर मैंने बताया था कि घुसाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होगा कि उनका जो एडक्टर मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, तो वो उसको जो है ना वो पार्शली डाइजेस्ट कर देंगे, जैसे बाइवाल्विया के जो खोल बंद हुए हुए थे ना वो उसको ओपन हो जाएंगे ऑटोमेटिक, उसको फिर प्रेशर से ओपन करके तो पूरे का पूरा बाइवाल्विया को अपने अंदर ही स्टमक के ले जाते हैं। स्टमक इनका वर्सिबल होता है, विच मीन वो बाहर निकल सकता है। तो जब वो बाहर निकल रहा होगा इनका स्टमक, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर दोबारा से वो उसको अपने अंदर ले जाने की इनके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है, जिससे दोबारा उसको अपने अंदर ले जाते हैं। तो इस तरह से ये अपने स्टमक को वापस अंदर ले जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और फिर उसके बाद इसके स्टमक के क्योंकि दो पोर्शंस होते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट भी फिर इजीली कर सकते हैं। एक ओरल स्टमक होता है कि बोरल स्टमक होता है इनका। तो अब अगर इनका माउथ हम स्टूडेंट्स देखें तो माउथ जो होता है इनका वो शॉर्ट ईसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है। फिर इनका देखें लार्ज स्टमक उसके बाद आ जाता है। आपने कल देखी थी वो जो हमने एक डाइसेक्शन देखी थी, तो उसमें आपने देखा था कि इनका माउथ जो है वो यानी कि उसको ओरल एंडम कहते हैं, वो नीचे की तरफ होता है समंदर के बॉटम की तरफ।
तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड ऊपर आपने देखा था कि वो उसका बोरल एंड था, या जहाँ पे एनस वगैरह आपने देखी थी। तो अब ये माउथ जो होता है वो इसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है, और इसी माउथ से स्टूडेंट ये अपने स्टमक को बाहर निकाल सकते हैं। और स्टमक आपने देखा था ना बिल्कुल दरमियान में था, जिसको डाइसेक्शन से पहले निकाला गया था, एक बारीक सी झिल्ली की तरह नजर आ रहा था। तो वो झिल्ली है इस तरह की है कि वो पैराशूट की तरह फैल भी सकती है और सुकड़ भी सकती है और वापस भी अंदर जा सकती है। तो वहीं से अपने माउथ से ही इसी स्टमक को वो बाहर निकाल रहे होते हैं अपने प्रे के ऊपर फेंकने के लिए, ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलीज किया जाए एक्स्ट्रा सेलुलरली, और प्रे को क्या किया जाए, डाइजेस्ट किया जा सके। अब स्टमक अगर स्टूडेंट्स हम इनका देखें तो उसके दो पोर्शन होते हैं। स्टमक जो होता है उसके ये दो पोर्शन कौन कौन से हैं? एक लार्जर इसका पोर्शन का स्टमक होता है, स्टमक का, जिसको ओरल स्टमक कहा जाता है या कार्डियक स्टमक भी कहा जाता है। तो ये इंजेस्टेड फूड को रिसीव करने का काम कर रहा होता है। और दूसरा इनके स्टमक का अगर हम पोर्शन देखें तो वो उसके साथ ये कनेक्टेड होता है, जिसको एबोरल स्टमक कहा जाता है या पाइलोरिक स्टमक भी कहा जाता है। यानी ओरल स्टमक को कार्डिक स्टमक, एबोरल स्टमक को पाइलोरिक स्टमक कहा जाएगा। तो ये इसके दो पोर्शन होते हैं स्टमक के। तो खुराक अब आपको पता है कि एबोरल स्टमक जो होता है उससे उसमें ही ज़्यादातर उसकी डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो एबोरल स्टमक जो होता है वो क्या होता है, कल आपने बाजू देखे थे इसके स्टार फिश के, जब हमने डाइजेशन इसके देखी थी वो डाइसेक्शन, तो उसमें आपने देखा था ना कि वो आपको बता रहा था कि इसके बाजुओं के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, जिनको पाइलोरिक सीकी कहा जाता है। जो एक्सटेंशन होती हैं इसके बाजुओं के अंदर, जो आम स्टार फिश के होते हैं, तो वहाँ पे पाइलोरिक सीकी का क्या काम है कि वो सिक्रीशंस भी करती हैं और एब्जॉर्प्शन भी करती हैं। तो इस तरह से वो पाइलोरिक सीकी जो होती हैं वो एंजाइम्स भी इवन इसके लिए प्रोड्यूस करवा रही होती हैं इसके स्टमक के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिससे इसका स्टमक प्रॉपर जो है वो फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। तो ऐसे जैसे खुराक को पकाया जा रहा होता है ना, तो ऐसे स्टमक के अंदर खुराक पक रही होती है इसके केस में। तो अब इसमें देखें दो पाइलोरिक सीकी जो होते हैं वो हर आर्म के अंदर एक्सटेंड कर रहे होते थे, यानी दोनों तरफ आपने एक एक आर्म में देखा था। तो पाइलोरिक सीकी लंबी लंबी सी स्ट्रक्चर्स थी जो एक्सटेंशन थी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो वो पाइलोरिक सीकी क्या करते हैं, वो सिक्रीशंस कर रहे होते हैं एंजाइम्स के, और एब्जॉर्प्शन भी कर रहे होते हैं उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट्स की। और इसके अलावा इसके अंदर शॉर्ट इंटेस्टाइन पाई जाती है जो रेक्टल सीकी के साथ कनेक्टेड होती है, और इसका फंक्शन इतना प्रॉपर साइंटिस्ट को अभी तक नहीं पता है। और इनके पास नॉन फंक्शनल एनस होती है। आपने देखा है ना कि वेस्ट मटेरियल तो ये डिफ्यूजन के जरिए निकाल रहे होते हैं अपने जो होता है इनके ट्यूब फीट से। तो एनस इनकी तकरीबन नॉन फंक्शनल सी है, जो कि इनकी एबोरल सरफेस पे पाई जाती है, सेंट्रल डिस्क पे। आपने देखा था ओरल सरफेस नीचे थी, एबोरल ऊपर थी, तो वहाँ पे एनस होती है। तो एनस इनकी कोई नॉन फंक्शनल टाइप ही है, इतनी प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग नहीं है इनके अंदर। और उसे अभी तक उसके फंक्शन शायद साइंटिस्ट को नहीं पता है, तो इसीलिए लिखा हुआ उन्होंने कि अनसर्टन फंक्शंस हैं, ये कंफर्म नहीं है कि क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने कल देखा था। तो ये आप देखें इसमें दो गोनेड्स पाए जाते हैं इनके बाजुओं के अंदर ना, ये देखें पेयर ऑफ गोनेड्स इज प्रेजेंट इन देयर ईच आर्म। तो ये आप पेयर्स देख रहे हैं गोनेड्स का, ये एम्प्यूला है, ठीक है, ट्यूब फीट का जो आपने देखा था, और एम्बुलेक्रल ग्रूव आपने कल देखी थी। तो ये एम्बुलेक्रल प्लेट्स हैं उसकी, ठीक है, ग्रूव के अंदर एम्बुलेक्रल प्लेट्स। और ये देखें इसकी एनस है जो ऊपर आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ इसका माउथ होता है, यानी ओरल एंड ऊपर वाला बोरल एंड आपने कल देखा था। और ये रेक्टल ग्लैंड्स हैं इसके, पोडिया है, मैग्रीपोराइड्स, पाइलोरिक स्टमक। अब ये स्टमक के पोर्शंस आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये कार्डिक स्टमक ये वाला है, ठीक है, जो उसका पहला पोर्शन है। और दूसरा पाइलोरिक स्टमक है जो नीचे आ रहा है, कार्डिक ऊपर वाला, पाइलोरिक नीचे वाला स्टमक का एरिया। और ये पाइलोरिक सी की ये वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्सटेंशन आप देख रहे हैं इसके बाजुओं में, ठीक है। तो ये देखें कि हर आर्म के अंदर दो दो ये पाइलोरिक सी की जो है ना इस तरह से ये जा रहे होते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ से जो है वो पैदा करते हैं और सिक्रीशंस करते हैं और एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके स्टमक की तरफ आते हैं, और वो स्टमक को क्या करते हैं, ये स्टमक बाहर निकाल के अपने प्रे के अंदर डाल के बारीक सी झिल्ली को उसको फैला देते हैं। और वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उससे पार्शली डाइजेस्ट करने के बाद उसको वापस पूरे का पूरा इंगल्फ कर लेते हैं अपने माउथ के जरिए। तो माउथ के जरिए ही इस स्टमक को निकालते हैं और माउथ के जरिए उसको वापस अपने अंदर भी ले जाते हैं। तो इस तरह से ये खुराक को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं अपने पेट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये स्टमक के दो पोर्शंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक इसका कार्डिक स्टमक है, दूसरा इसका पाइलोरिक स्टमक है, ये वाला आप उसका पोर्शन देख रहे हैं। तो ये दोनों का आप यहाँ पे ज़रा वाज़ह डिफरेंस देख सकते हैं। और ये एनएस इनकी, जिसका फंक्शन अभी तक अनसर्टन है। और बाकी इसके जो पोर्शन हैं, आप ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टूडेंट्स, जिनको अभी आपने पाइलोरिक सीकी पढ़ा था, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पे इनको नाम दिया गया है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जहाँ जो एंजाइम्स वगैरह को यहाँ पे इसके स्टमक के अंदर रिलीज करते हैं, जो बड़े पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही स्टूडेंट्स, ये देखें पाइलोरिक सीकी वाज़ह तौर पे आपको दिखाए गए हैं, जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से दो दो पाइलोरिक सीकी की ब्रांचेस जो हैं एक एक काम के अंदर होती हैं, कि ये वाली ब्रांच है यहाँ से कट करके दिखाई गई, दूसरी ये वाली ब्रांच।
जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती है, कार्डिक स्टमक और दूसरा इसका पाइलोरिक स्टमक एरिया। तो अगर हम स्टारफिश को स्टूडेंट्स अब देखें, इसका वही इंजेशन का या डाइजेशन का मैकेनिज्म, तो कुछ स्टारफिश क्या करती हैं, दे इंजेस्ट होल प्रे। ये आप देख चुके हैं, 2 वीडियोस आप इसमें स्टूडेंट्स देख चुके हुए हैं, विच आर डाइजेस्टेड एक्स्ट्रा सेलुलरली विद इन द स्टमक। वो स्टमक के अंदर फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है इट इज एक्सपेल्ड थ्रू द माउथ। तो ये नहीं होगा कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो एनस से निकाला जाए, बल्कि वो माउथ से ही इनके अंदर निकाला जा रहा होता है ऐसी स्पीशीज में। तो बहुत सारी सी स्टार जो होती हैं दे फीड ऑन बाइवाल्व्स। तो बाइवाल्व्स का ही स्टूडेंट्स आपने वीडियो में देखा था कि उसके अंदर उसने अपने स्टमक को जो है उसके शेल को पहले वो प्राउल कर रही होती हैं कि कहीं से भी दोनों जो शेल्स हैं इनके उसके दरमियान कोई स्पेस नजर आ जाए, तो उस स्पेस के अंदर से ये स्टमक को अपने अंदर उसके घुसा देती हैं, बाहर निकाल के स्टमक को। और उसके जो एडक्टर मसल्स हैं उसको वीक करने के बाद, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाते हैं ना स्टमक की सिक्रीशन से, तो इसके होल दोनों को ओपन करके और इसको पूरे का पूरे को खा जाती हैं, और बाकी जो शेल सा होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो बहुत सारी सी स्टार जो होती हैं फीड ऑन बाई वाल्स बाय फोर्सिंग द वाल्स अपार्ट। अब वाल्स आपको पता है कि 2 कन्वेक्स हाफ जो शेल के होते हैं उसको वाल्स कहा जाता है। बाइवाल्विया में 2 शेल्स आपने देखे थे। So anyone who has tried to pull apart the walls of a bivalve shell can appreciate that this is a remarkable accomplishment. तो उन्हें पता है कि जो भी बाइवाल्विया क्लास के मेंबर्स हैं कि इसके शेल को ओपन करना कितना मुश्किल काम है। तो वो साइंटिस्ट कह रहे हैं, बता रहा है कि जब भी एडक्टर मसल्स की मदद से दोनों शेल्स को क्लोजली टाइटली पैक कर लेते हैं या बंद कर लेते हैं, तो उसके बाद ओपन करना उसको बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये स्टारफिश कर सकती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, जिससे ये दोनों शेल्स को ओपन फिर जोर से कर लेती है। पहले थोड़ा सा वीक करती है उसके एडक्टर मसल्स को डाइजेस्ट करने के बाद, उसके बाद ये दोनों शेल्स को ओपन कर देती है। When a sea star feeds on a bivalve, it wraps itself around the bivalve's ventral margin. एक डॉर्सल मार्जिन एक वेंट्रल मार्जिन है, तो उसके इर्द गिर्द ये लिपट जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके ट्यूब फीट उसके अंदर की तरफ जाएंगे। ट्यूब फीट अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द शेल एंड द बॉडी वॉल मस्कुलेचर फोर्स द वॉल्स अपार्ट। तो वो क्या करते हैं, ट्यूब फीट इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि दोनों होल ओपन हो जाते हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द सी स्टार चेंज ट्यूब फीट व्हेन द मसल्स ऑफ एंगेज्ड ट्यूब फीट बिगिंस टू टायर। देखिए ना, तो एक ट्यूब फीड के साथ मैंने बताया था मसल्स होते हैं जो उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाने के जिम्मेदार है। जब वाटर का प्रेशर उसके अंदर आता है, एम्पूला जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब ट्यूब फीड थक जाएंगे उसके मसल्स एक ट्यूब फीड वाली साइड के, तो वो दूसरे ट्यूब फीड को यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो जो है फिर वो अपना काम करते हुए उसके शेल को ओपन कर सकते हैं। When the valves are opened about, अब देखिए कितना थोड़ा सा valves ओपन हुए हैं, 0.1 मिलीमीटर। Increased coelomic pressure averts the oral portion of the sea star's stomach into the bivalve shell। तो ये वाली बात मैं अभी तक आपको स्टूडेंट समझा रहा था कि थोड़ा सा भी बाइवाल्विया के शेल ओपन हो जाएं दोनों होल, तो जहां से ओपन होंगे जस्ट 0.1 मिलीमीटर इतना भी हो जाएंगे ओपन, तो यहाँ से वो अपने स्टमक को, जो कि इसका कार्डिक पोर्शन है स्टमक का, उसको क्या करेंगे, अपने माउथ से निकाल के नीचे की तरफ ले जाके उसी छोटे से सुराख से क्या करेंगे, उस बाइवाल्विया के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो बाइवाल्विया के शेल में जब इंसर्ट करेंगे तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा, और एडक्टर मसल्स आपने देखा था कि वो दोनों को क्लोज करने के जिम्मेदार हैं शेल को। तो वो एडक्टर मसल्स को वीक कर देगा पार्शली डाइजेस्ट करने के बाद। तो फौरी तौर पे फिर क्या होगा, जब वो डाइजेस्ट हो चुका होगा तो उसके शेल को आसानी से फिर ओपन कर लिया जाएगा। अदरवाइज ओपन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसने बड़ा क्लोजली उसको जो है वो बंद किया हुआ होता है, जितने भी बाइवाल्विया के मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से फिर वो उसको जो है वो ओपन कर लेते हैं, और उसको जब ओपन कर लेंगे तो फिर उसको अपने माउथ में ले जाके स्टमक को वापस ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो इस तरह से इनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखें, जब उसके अंदर स्टमक को उसने इंसर्ट कर दिया है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दे आर रिलीज्ड एंड पार्शियल डाइजेशन अकर्स इन द बाइवाल्व शेल। अब उसके खोल के अंदर ही क्या होगा, उसकी पार्शियल डाइजेशन होगी खुराक की। दिस डाइजेशन फर्दर वीकन्स द बाइवाल्व्स एडक्टर मसल्स। अब वीक किसको किया जाना है, एडक्टर मसल्स को, जो उसको क्लोज करने के जिम्मेदार हैं, उन शेल्स को बंद करने के जिम्मेदार हैं जोर से। एंड द शेल इवेंचुअली ओपन्स कंप्लीटली। उसके बाद क्या होता है, शेल को फिर आसानी से ओपन कर लिया जाता है। पार्शली डाइजेस्टेड टिश्यूज आर टेकन इनटू द एबोरल और पाइलोरिक पोर्शन ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखें, पहले वो ओरल पोर्शन गया था, उसके बाद एबोरल पोर्शन स्टमक का जो होगा उसके अंदर ले जाया जाएगा, जो पार्शली डाइजेस्टेड टिश्यूज थे। और इसके बाद क्या होगा, पाइलोरिक सीकी जो होंगे वो फर्दर जो है वो एंजाइम्स वो जो है रिलीज करवाएंगे, जिससे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होगी, जो आपने इसके आर्म्स के अंदर देखे थे। After feeding and initial digestion,
द सी स्टार रिट्रैक्ट्स द स्टमक यूजिंग स्टमक रिट्रैक्टर मसल्स। तो देखें जब डाइजेशन उसने इनिशियल कर लिया या फीडिंग कर ली है तो उसके बाद स्टमक को वापस ऊपर की तरफ खींच लिया जाएगा। तो स्टमक रिट्रैक्टर मसल्स होंगे वो उसको दोबारा ऊपर की तरफ खींच लें। अब ये इसका अगर हम स्टूडेंट्स वही डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो इसमें आपने ये सारे पोर्शंस जो हैं इसमें जो पढ़े हैं वो ये वाले हैं। देखें नंबर 1 जो आपको दिखाया गया है ये स्टूडेंट्स पाइलोरिक सीकी हैं जिनको अभी आपने पढ़ा है। नंबर 2 पे क्या है पाइलोरिक इसका स्टमक है ये वाला। नंबर 3 पे क्या है लोब्स हैं कार्डियक स्टमक की ये वाली लोब्स आप देख रहे हैं नीचे वाला जो एरिया है। इसके अलावा नंबर 4 पे आर्म्स आपने देखे हैं ठीक है ये वाला जो है। नंबर 5 पे आप ओजिकल्स देख रहे हैं इसकी छोटी छोटी ये ओजिकल्स आपको नजर आ रही हैं बोन्स ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट की। नंबर 6 पे एम्प्यूला आप देख रहे हैं इसके जो कि ट्यूब फीट के थे। 7 पे गोनेड्स हैं इसके ये वाले जो गोनेड्स होते हैं दो दो गोनेड्स हर आर्म में इसके पाए जाते हैं। 8 पे इसकी एनस है ठीक है ये जो एनस है। और 9 में इसकी रेक्टम है। तो ये इसके ओवरऑल आप इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं आप। तो अगर हम मेंटेनेंस फंक्शंस में स्टूडेंट्स इनका देखें तो फिर गैशियस एक्सचेंज इनमें कैसे होता है वेस्ट की कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो जितने भी एस्टेरॉयडिया के मेंबर्स हैं इनके अंदर गैसेस न्यूट्रिएंट्स या मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द सीलोम बाय डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन के जरिए ही निकाले जाते हैं। और इसमें क्या कैसे डिफ्यूजन होगी विद द हेल्प ऑफ सिलिएटेड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी जो बॉडी कैविटी के अंदर पाए जाते हैं और उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और गैसियस एक्सचेंज या एक्सक्रीशन इनके अंदर कैसे होती है वो भी डिफ्यूजन के जरिए ही होती है। और इनके अंदर जो वेस्ट बनता है मेटाबॉलिक वेस्ट वो क्या होता है ज़्यादातर अमोनिया ही होता है। और इसको डर्मल ब्रैंकी जो होते हैं इसके यानी स्किन के अंदर आपने फोल्डिंग्स देखी थी ना इनकी तो वो डर्मल ब्रैंकी के साथ साथ जो होता है उसको जो है वो डिफ्यूज करवा दी जाता है ट्यूब फीड के जरिए से भी डिफ्यूज करवाया जाता है। और दूसरी जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स इसकी बॉडी की होती है वहां से भी वेस्ट मटेरियल को डिफ्यूजन के जरिए निकाल दिया जाता है। तो सी स्टार का हीमल सिस्टम जो है ये भी आपने इसमें देख लिया था पहले हमने पढ़ चुके हैं। तो इसमें स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं जो कि इसके माउथ का सर्कल कर रहे होते हैं नियर द रिंग कैनाल एंड दे एक्सटेंड एबोरली नियर द स्टोन कैनाल एंड रन इनटू द आर्म्स नियर रेडियल कैनाल। तो ये स्टूडेंट्स आप इसमें डर्मल ब्रैंकी देख रहे हैं जिसका भी आपने जिक्र वहाँ पे पढ़ा है ठीक है ये डर्मल ब्रैंकी थे ये वाले डर्मल ब्रैंकिया। तो ये सॉफ्ट बम्प्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से ठीक है। डर्मल ब्रैंकिया का ये पेपुला भी इसको कहा जाता है। तो पेपुला का ये फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी से और ये सिलोम से इनकी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। और ये थिन एपिडर्मल लेयर से यानी कि जो है ना वो कवर हुए होते हैं बारीक सी के ऊपर आप इनकी कवरिंग से देख रहे हैं। तो ये थिन एपिडर्मल लेयर है जिसकी मदद से कवर हुए हुए होते हैं और ये डिफ्यूजन के जरिए से ऑक्सीजन लेते हैं। और ये सिंपल गिल्स की तरह काम कर रहे होते हैं इनके अंदर ठीक है। तो इनको डर्मल ब्रैंकिया कहा जाता है जो छोटे छोटे बम्प्स इनकी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं वो बाहर से पाए जाते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स इनका हम नर्वस सिस्टम देखें एस्ट्यूराइडिया के मेंबर्स का तो इनका नर्वस सिस्टम क्या होता है सी स्टार का इसमें नर्व रिंग पाई जाती है जो इसकी रिंग केनाल के साथ साथ होती है जो इनके माउथ को इंसर्कल कर रही थी। और रेडियल नर्व्स पाई जाती हैं जो इनके रेडियल केनाल्स के साथ साथ होंगी यानी हर आर्म के अंदर इनके रेडियल के नर्व्स पाई जाएंगी। तो रिंग नर्व जो होगी वो रिंग केनाल के साथ रेडियल नर्व रेडियल केनाल्स के साथ साथ होंगी हर आर्म के अंदर। तो रेडियल नर्व्स होती हैं दे लाई विद इन द एम्बुलेक्रल ग्रूव। तो ये एम्बुलेक्रल ग्रूव स्टूडेंट्स कल आपको दिखाई गई थी जब हमने स्टारफिश की डाइसेक्शन देखी थी। तो आपने पांचों बाजुओं के अंदर ग्रूव सी नालियां सी बनी हुई डिप्रेशंस देखी थी तो उनको एम्बुलेक्रल ग्रूव कहा जाता है। तो ये रेडियल नर्व्स उसके साथ साथ होती हैं जस्ट ओरल टू द रेडियल कैनाल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड द रेडियल स्ट्रैंड्स ऑफ द हीमल सिस्टम। तो रेडियल नर्व्स जो होती हैं दे कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ ट्यूब फीट ठीक है। तो इनकी जो रेडियल नर्व्स होती हैं वो ट्यूब फीट को जो है वो कोऑर्डिनेट करती हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती हैं। और दूसरी नर्वस जो इनके एलिमेंट्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व नेट एसोसिएटेड विद द बॉडी वॉल। तो ये स्टूडेंट्स आप देखें इसमें अगर नर्वस सिस्टम है तो ये नर्व रिंग है इसकी और ये इसके ट्यूब फीट हैं ये रेडियल नर्व्स इसके अंदर पाई जाती हैं और ये गैंग्लियन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारा इनका नर्वस सिस्टम जो होता है इस तरह का मिलकर बना होता है यानी नर्व रिंग जो होगी वो ये जो है वो रिंग केनाल के साथ साथ है और रेडियल नर्व जो है वो रेडियल केनाल्स के साथ साथ एम्बुलेक्रल ग्रूव में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इनका गैंग्लियन सा होता है और ये ब्रेन के तौर पे काम कर रही होती है जो नर्व रिंग होती है इट्स एक्ट लाइक अ ब्रेन हालांकि इनका ब्रेन नहीं होता है ब्रेनलेस होते हैं।
तो एक्सटर्नली अगर हम देखें तो आप इस तरह से ये एम्बुलेक्रल ग्रूव स्टूडेंट्स आपको काल जो दिखाई गई, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये मूव कर रही होती हैं रेडियल नर्व्स जो होती हैं। तो ये आपने डिप्रेशन सी देखी थी इसके अंदर, तो ये एम्बुलेक्रल ग्रूव है जिसमें आपने स्पाइन्स ऑब्जर्व किए थे, ये ट्यूब फीट वगैरह पाए जाते हैं। तो अब इस मीन से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इनके जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, ज्यादातर वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी बॉडी की सरफेस पे होते हैं या ट्यूब फीट में पाए जाते हैं। तो सी स्टार जो होती है लाइट को, केमिकल्स को, दूसरे मैकेनिकल स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड करती है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, आपने डायसेक्शन में देखा था कि डायसेक्शन से पहले वाली वीडियो में कि सी स्टार के जो हर बाजू होता है उसके टिप के ऊपर क्या होता है, एक रेड सा आपने डॉट से देखे थे। तो वो रेड से जो पॉइंट्स बने हुए थे उनको क्या कहते हैं, ओसी लाइट कहा जाता है, जिससे लाइट को या डार्कनेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से स्टारफिश जो है लाइट, केमिकल्स या बहुत सारे मैकेनिकल स्टिमुलाई को ऑब्जर्व जो है फील कर सकती है। और इनके पास स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एट द टिप ऑफ देयर आर्म्स। तो इनके बाजुओं की टिप के ऊपर जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो होता है ये ट्यूब फीट इनके जो होते हैं उनके अंदर कोई भी सक्शन का प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा क्या होता है कि उनके अंदर पिगमेंट स्पॉट पाए जाते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर से मिलकर बने हुए होते हैं, खास किस्म के फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट या डार्कनेस को डिटेक्ट करते हैं। तो वो लाइटनेस को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स को ओसीलाई कहा जाता है। तो ओसीलाई मीन्स के छोटी सी आई की तरह काम करते हैं, लेकिन आई में तो आपको पता है कि आप इमेज भी बना सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये चीज़ों को नहीं देख सकते, सिर्फ लाइट या डार्कनेस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे लाइट है या कहाँ पे डार्क पीरियड। तो इस तरह से वो डार्क या लाइट वाली जो है वो बस सेंस आती है ओसीलाई की मदद से। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ओसीलाई प्रेजेंट होते हैं, जो रेड रेड कलर के नजर आ रहे होते हैं बिल्कुल टिप के पास, आर्म्स के ना टिप के पास ये ओसिलस या आई स्पॉट आप देख सकते हैं इसके पाया जाता है। और ये नर्वरिंग होती है जो माउथ को सराउंड कर रही है, रेडियल नर्व्स उसके आर्म्स के अंदर इस तरह से फैली हुई होती है नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये रेडियल नर्व्स होती हैं एम्बुलेक्रल ग्रुप के साथ साथ। इसके बाद अगर स्टूडेंट हम इनका नेक्स्ट फीचर देखें तो रिमार्केबल फीचर आप ईएफएससी में या मैट्रिक में भी पढ़ते आए हैं कि स्टारफिश की रीजनरेशन आप पढ़ा करते थे। तो स्टारफिश में आपको पता रीजनरेशन की कैपेसिटी है कि ये कोई भी इनका पार्ट जो है बॉडी का लॉस कर जाए या इंजर हो जाए तो उसको दोबारा से ये क्या कर सकते हैं, ब्रोकन आर्म को जो है रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसको काफ़ी साल चाहिए होते हैं, ये स्लो प्रोसेस होता है। तो कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि एंटायर सी स्टार अपने आप को मुकम्मल तौर पर रीजनरेट कर सकती है ब्रोकन आर्म से भी इवन। तो अगर तो आर्म के पास सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट हो तो वहां से क्या कर सकती है, वो अपने आप को पूरे का पूरे आर्म्स को भी रीजनरेट कर सकती है अगर सेंट्रल डिस्क मौजूद होगी। तो रीजनरेशन जो है दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, जिसमें तकरीबन जो है वो 1 साल लग जाता है अपनी कंप्लीट रीजनरेशन करते हुए इन एनिमल्स को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें इसी तरह से भी हो सकती है कि इसमें क्या होता है कि जो क्लास एस्टिराइडिया के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं कि उनके अंदर सेंट्रल डिस्क जो दरमियान से डिवाइड कर जाती है, जिसके बाद रीजनरेशन ये अपने हर हाफ की कर लेते हैं। मतलब एक एनिमल अगर दरमियान से सेंट्रल डिस्क से दो में टूट गया है तो वो दोनों जो एनिमल्स नए बने हैं ना वो अपना अपना हाफ जो है, जो उनका हाफ एक आधा रह गया था उसको दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनके अंदर मेथड होता है। जैसे अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से अगर दरमियान से सी स्टार जो इसको कट आ जाए, तो इसको ये ब्रोक हो जाए, यहाँ से टूट जाए दरमियान से, तो ये दो हाफ्स इसके बन गए। अब ये दोनों हाफ्स देखें यहाँ पे इनके अपनी अपनी रीजनरेशन शुरू हो गई, अपने अपने इन्होंने आर्म्स को बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये जो होती है जेनेटिकली सिमिलर जो होती है न्यू सी स्टार को बना सकते हैं। तो इस तरह से रीजनरेशन इनके अंदर एसेक्सुअली भी हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड इस तरह से इनके अंदर हो जाता है। तो जैसे अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये देखें रीजनरेशन हो रही स्टारफिश के अंदर, तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये देखें आर्म्स यहाँ से अगर इसके काट दिए गए थे तो ये नए आर्म्स को रीजनरेट कर रही है, जो कि बड़ा स्लो प्रोसेस है इनके अंदर।